अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैंने आपको पिछले जो टॉपिक्स था उसमें मैंने आपको ईथर की प्रिपरेशन वगैरह पढ़ा दी थी। आज हम इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और इसके रिएक्शन जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। ओके क्लास, अगर हम ईथर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखें तो हमने देखा था जैसे ईथर उसे कहते हैं जो सेंटर में दो अल्काइल के ग्रुप में ऑक्सीजन मौजूद हो। अब हमने देखा था कि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो था जैसे जैसे साइज़ इंक्रीज़ होता जा रहा था, बॉइलिंग पॉइंट जो था वो भी इंक्रीज़ होता जा रहा था। जैसे आप नोट करें कि डाईमिथाइल ईथर में -24 है, इथाइल मिथाइल ईथर में 8 है, डाईइथाइल ईथर में हमने देखा था कि 35 है, यानी बॉइलिंग पॉइंट जो था वो इंक्रीज़ हो रहा था। हमने चेक किया था जो लो मेंबर यानी लो फैमिली मेंबर ईथर के थे जिनमें कार्बन के नंबर जो थे वो कम थे, वो ज़्यादातर गैस या वोलाटाइल फॉर्म में थे। वोलाटाइल उसे कहते हैं जो जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है। तो हमने देखा था कि लो फैमिली मेंबर वाले जो थे वो ज़्यादातर गैसेस के फॉर्म में थे। और अगर हम इसका मेल्टिंग पॉइंट चेक करें तो ये हाइड्रोकार्बन्स के बहुत ज़्यादा क्लोज था। जैसे मतलब अपने सेम कार्बन नंबर हाइड्रोकार्बन्स के, जैसे अगर हम मेल्टिंग पॉइंट डाईफिनाइल ईथर की बात करें तो इसमें दो कार्बन के दरमियान में ऑक्सीजन है। सेम इसी तरह डाईफिनाइल मीथेन में दो फिनाइल ग्रुप के दरमियान में मीथाइल ग्रुप मौजूद है। तो इसका जितना 27 अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट है तो सेम टू सेम इसके क्लोज ही इसका आ रहा था। हमने नेक्स्ट ये देखा कि जिस तरह अल्कोहल अपने ही स्ट्रक्चर के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया था, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की दो टाइप्स थी, एक थी इंटर और एक इंट्रा। इंट्रा उसे कहते हैं जो दूसरे स्ट्रक्चर के साथ बॉन्डिंग बनाता है और इंटर उसे कहते हैं जो अपने ही स्ट्रक्चर के साथ बॉन्डिंग बना देता है। तो हमने देखा था अल्कोहल जो था वो अपने ही स्ट्रक्चर के साथ बॉन्डिंग बना रहा था, लेकिन ईथर जो था वो अपने स्ट्रक्चर के साथ बॉन्डिंग नहीं बना रहा था। इसलिए जो ईथर की बॉइलिंग पॉइंट थी वो कम हो गई थी एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि ईथर का बॉइलिंग पॉइंट जो था वो कम क्यों था अल्कोहल की निस्बत, तो आपने ये रीज़न बताने ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने ये रीज़न बता दिए हैं कि अल्कोहल अपने ही स्ट्रक्चर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा था, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती जाएगी इसमें स्ट्रॉन्ग मतलब बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा बनता जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही बढ़ता जाएगा। लेकिन ईथर जो है वो बॉइलिंग पॉइंट उसका कम था क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं थी बन रही। नेक्स्ट चीज़ में ये बताया गया है कि अल्कोहल की तरह ही ये बिल्कुल मतलब कि ईथर जो था वो अगर हम इसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते थे तो ये वाटर के अंदर इजीली डिज़ोल्व हो जाता था। क्यों? क्योंकि इसके पास एक ऐसा ऑक्सीजन था जिसके पास लोन पेयर मौजूद था। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ये वाटर के साथ हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चार्जेस आ रहे थे, पोलर चार्जेस आ रहे थे, जिसकी वजह से ये इजीली इसके साथ बॉन्डिंग बना रहा था। यानी ईथर जो है वो वाटर के अंदर सॉल्यूबल है, बिल्कुल अल्कोहल की तरह। नेक्स्ट इसमें ये बताया गया है कि ईथर जो था वो लेस डेंस है वाटर से, यानी इसकी डेंसिटी जो थी वो कम थी। क्योंकि देखिए बात ही साफ पता चल रही है कि डेंसिटी कम इसलिए होगी क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो एक तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम है, मेल्टिंग पॉइंट भी कम है, दूसरी बात इसकी डेंसिटी भी कम होगी। हाँ, लेकिन हमने ये देखा था कि ईथर की डेंसिटी 15 to 20% ज़्यादा थी इसके अपने ही सेम साइज़ हाइड्रोकार्बन्स वाले मॉलिक्यूलर वेट के साथ। मॉलिक्यूलर वेट अगर हम देखें ना हाइड्रोकार्बन का तो उसमें हमने देखा था इसकी डेंसिटी जो थी वो थोड़ी सी ज़्यादा थी ईथर्स की। नेक्स्ट इसमें ये बताया गया है कि अगर हम ईथर को देखें तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी डिज़ोल्व इजीली हो रहा था, यानी ये पोलर में भी इजीली डिज़ोल्व हो रहा था और नॉन पोलर में भी आसानी से जो था वो मिक्स हो रहा था। क्योंकि ये इसमें सबसे बड़ी बात ये आ रही थी कि इसके पास जो था वो मतलब कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर थे, इसलिए ये ऑक्सीजन जो था ये एज अ पोलर के तौर पे भी एक्ट कर रहा था और ये किसी भी पोलर रिएजेंट के साथ इजीली सॉल्यूबल भी हो रहा था। क्लास ये मैं आपको बताना भूल गई थी कि इसमें ये बताया हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि बॉइलिंग पॉइंट ईथर का जो होता है वो कम होता है अल्कोहल की निस्बत। तो इसमें ये देखें अगर हम बॉइलिंग पॉइंट डाईइथाइल ईथर की देखें तो इसमें 35 है और इसके अपने ही साइज़ वाले हाइड्रोकार्बन में देखें तो इसमें 36 है, ठीक है। यानी लेकिन अगर हम ईथर को अल्कोहल के साथ मैच करें तो हमने देखा था कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना ज़्यादा 117 है, जबकि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम है। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ईथर का कम था अल्कोहल की निस्बत ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
आगे अगर हम ईथर्स के रिएक्शन पढ़ें तो हमने देखा था कि ईथर ज़्यादातर इनर्ट फॉर्म में था। इनर्ट यानी ये अपने ही खुद इसका स्ट्रक्चर जो था वो बहुत ज़्यादा स्टेबल था, इसलिए ये किसी के साथ ज़्यादा रिएक्ट नहीं था कर पाता। लेकिन हमने देखा था कि अगर हम इसको H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे थे, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, तो हमने देखा था ये फ़ौरन से ऑक्सोनियम साल्ट में कन्वर्ट हो रहा था और ये इतना ज़्यादा अनस्टेबल था कि ये फ़ौरन से अपने आप को ब्रेक करके तो मतलब कि मतलब किसी की भी किसी के साथ भी रिएक्ट कर सकता था, लाइक ग्रिग्नॉर्ड रिएक्शन भी करवा सकता है। लिथियम एल्यूमिनियम के साथ हम वुड्स रिएक्शन इन तरह ईथर को इन डिफरेंट कंपाउंड के साथ इजीली रिएक्ट करवा सकते थे, क्योंकि ये खुद अनस्टेबल कंपाउंड बन जाता था जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ इसको रिएक्ट करवाते थे। अब अगर हम इसके रिएक्शन में सबसे पहले वाला रिएक्शन देखें तो उसमें आ जाता है क्लीवेज ऑफ ईथर लिंकेज, यानी ईथर के लिंकेज को हमने क्लीव करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ हीटिंग, और हमने इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाना है। जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे थे तो हमने देखा था कि ये इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा था और इसमें जो मैकेनिज़्म हो रहा था वो SN2 का हो रहा था। SN2 आप समझ रहे होंगे, SN2 से कहते हैं जिसमें लीविंग ग्रुप और अटैकिंग ग्रुप दोनों एक ही साथ अटैक करते हैं। जैसे अगर हम अगर हम यहाँ पर इसका रिएक्शन देखें तो हमने ईथर को सबसे पहले प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करवाया, तो हमने देखा ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर थे, वो लोन पेयर ने प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाया। जैसे ही इसके साथ अट्रैक्ट हुआ हमारे पास ऑक्सोनियम आयन बन गया। अब इसमें हमने जैसे ही वाटर को ऐड किया तो यहाँ से एक अल्कोहल जो है वो रिमूव हो जाएगा, ROH जो है वो रिमूव हो जाएगा और वहाँ से जो वाटर था वो इस R के साथ अटैच हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सोनियम आयन फिर से बना हुआ है, एक प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा और हमारे पास दो अल्कोहल की फॉर्म में रिएक्शन जो है वो प्रोडक्ट की मतलब हमारे पास दो अल्कोहल जो है वो इजीली फॉर्म में बन जाएंगी। सेकंड इसमें ये बताया हुआ है, इसमें तो हमने प्रोटॉन और वाटर को यूज़ किया हुआ है। सेकंड इसमें ये बताया हुआ है अगर हम H2SO4 के साथ रिएक्ट करवा रहे थे, सेम टू सेम इसी तरीके से रिएक्शन है कि ये ईथर जो था इसमें से H2SO4 अपना प्रोटॉन देगा, ये ऑक्सोनियम आयन बन जाएगा, ROH जो है वो डिटैच हो जाएगा और यहाँ से एक R जो होगा वो HSO4 के साथ अटैच हो जाएगा। अब इस ROH को दोबारा से हम अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट की फॉर्म में भी बना सकते हैं, यानी हम इसको दोबारा H2SO4 के साथ रिएक्ट करवा कर इस फॉर्म में दोबारा से बना सकते हैं। सेकंड इसमें अगर हम रिएक्शन देखें तो इसमें हमने ये इथाइल ईथर लिया हुआ है, डाइथाइल ईथर, और अगर हम इसको रिएक्ट करवाएंगे आयोडीन के साथ तो हमने देखा था कि इसमें हमारे पास अल्काइल हेलाइड्स जो थे वो बन रहे थे। ये रिएक्शन आपका जनरल है। इसमें क्या होगा कि डाइलेथाइल ईथर में ऑक्सीजन के लोन पेयर उसी प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट, ये हमारा जनरल रिएक्शन है जिसमें अल्काइल हेलाइड बना है। किस तरह होगा इसका मैकेनिज़्म अगर आप देखें तो वही चीज़ कि ऑक्सीजन प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाएगी, तो यहाँ से एक ग्रुप जो होगा वो डिटैच हो जाएगा और यहाँ से C2H5I के साथ अटैच हो जाएगा। अब ये जो है हमारे पास इथाइल अल्कोहल, इसको हम दोबारा से HI के साथ रिएक्ट करवा कर दोबारा से सेकंड जो है वो अल्कोहल की फॉर्म में हम इजीली बना देंगे। जनरली हम इन रिएक्शन में जो है वो ईथर की क्लीवेज करवा रहे हैं डिफरेंट रिएक्टेंट को यूज़ करते हुए। पहले हमने प्रोटॉन को यूज़ किया तो हमने देखा था कि ईथर जो था वो इजीली क्लीव हो रहा था। सेकंड हमने इसमें H2SO4 को यूज़ किया था, हाईली कंसनट्रेटेड H2SO4 को यूज़ किया था, तो हमने देखा था ये अपना प्रोटॉन देकर इसको भी अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट में कन्वर्ट करा था। थर्ड हमने जब आयोडीन यानी हेलाइड्स को यूज़ किया था तो हेलाइड में हमने आयोडीन और ब्रोमीन को इसलिए यूज़ कर रहे थे क्योंकि आयोडीन इजीली से लिविंग ग्रुप के तौर पर एक्ट करता है, तो ये आराम से लीव हो जाएगा और H को प्रोटॉन को ईथर की तरफ इजीली डोनेट कर सकता है, इसलिए आयोडीन वाला जो होगा वो इसके साथ इजीली रिएक्ट करके हमारे पास अल्काइल हेलाइड्स जो हैं वो बन जाएंगे। थर्ड हमने ये चीज़ देखी थी कि अगर हम ईथर जो है वो प्राइमरी ईथर्स लेंगे, लाइक जिस तरह हमने ये वाले जो लिए हैं ये हमारे पास प्राइमरी ईथर्स हैं, तो हमने देखा था हमारा जो मैकेनिज़्म हो रहा था वो SN2 वाला मैकेनिज़्म हो रहा था। लेकिन अगर हम इसमें ईथर में टर्शरी ले लें, यानी इस कार्बन के साथ 3 कार्बन और अटैच होंगे टर्शरी फॉर्म में, तो हमारा रिएक्शन जो है वो SN1 की फॉर्म में हो रहा था। लाइक जिस तरह अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये ऑक्सीजन
ऑक्सीजन है, एक अल्काइल ग्रुप अटैच और एक टर्शरी ग्रुप अटैच है। इधर हम H2SO4 को जब यूज़ करेंगे तो हमने देखा था वही चीज़ ही है कि H2SO4 में से एक H जो होगा वो इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा और ये ऑक्सोनियम साल्ट बना देगा। अब हमने ये देखा था कि यहाँ से जब वहाँ पर इधर हमने ये देखा था कि CH3OH और दूसरा अटैकिंग ग्रुप साथ ही आता है। यहाँ पे ये होगा CH3OH ग्रुप निकल जाएगा और यहाँ पे हमारे पास टर्शरी कार्बन जो है वो कार्ब केटाइन के फॉर्म में बन जाएगा। आपने एक बात याद रखनी है कि इधर SN1 का प्रोसेस इसलिए हो रहा है, मैंने आपको पहले ही समझाया था कि हमारे पास कार्ब केटाइन की 3 सिचुएशन आती है, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। अगर हम प्राइमरी में देखें और इसमें अगर आप यही वाला मेथड करें ना SN1 वाला, तो अगर आप इसको निकाल देंगे तो इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा वो इतना अनस्टेबल होगा कि ये फ्यू सेकेंड्स में ही, मतलब बहुत ही बल्कि माइक्रो सेकंड के अंदर ये अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा और फ़ौरन से दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर लेगा। लेकिन यहाँ पे जो टर्शरी है, इस टर्शरी के साथ ऑलरेडी 3 अल्काइल ग्रुप अटैच हैं जो इसको डोनेट कर रहे हैं कार्बन को और इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये SN1 का प्रोसेस। और हमने वैसे भी SN1 का पढ़ा था कि जिसमें टर्शरी कार्ब केटाइन होंगे वहीं पे SN1 का प्रोसेस होगा। अब यहाँ पे इसने सबसे पहले यहाँ से डिटैच किया, अब ये जो टर्शरी कार्ब केटाइन है अब ये HSO4 के साथ अटैक होगा, वो इस तरीके से होगा। यहाँ पे ये मैंने कार्बन जो है वो ओपन करके बताया होगा स्ट्रक्चर। यहाँ से एक H जो होगा वो अपना डबल मतलब ये बॉन्ड ब्रेक करके इस कार्बन को दे देगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्डिंग बन जाएगी और CH2 बन जाएगा और ये प्रोटॉन जो होगा वो इसके साथ अटैच होकर H2SO4 के फॉर्म में बन जाएगा। इतनी ये रिएक्शन मुश्किल नहीं है, अगर आपको ये जनरल समझ आ जाए ना कि हमने क्या चीज़ निकालनी है तो आपको ये सारे रिएक्शन किसी के साथ भी आप रिएक्ट करवाएंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर हमारा रिएक्टेंट जो है वो प्राइमरी होगा तो हमारा SN2 होगा और अगर टर्शरी होगा तो हमारा SN1 वाला प्रोसेस होगा। नेक्स्ट अगर हम इसका नेक्स्ट रिएक्शन देखें तो इसमें हमने देखा था कि हम ईथर से ही फिनोलिक ग्रुप भी बना सकते हैं और इस फिनोलिक ग्रुप को हम स्टोर ही इसी फॉर्म में रखते हैं। यानी अगर आपको फिनोल रिएक्शन की ज़रूरत है तो लाइब्रेरी में या किसी भी स्टोर में हमारे पास फिनोलिक इस फॉर्म में मौजूद होगा और हम इसको फिर HI के साथ रिएक्ट करके तो हमारे पास फिनोलिक ग्रुप जो है वो ईज़िली बन जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए हम फिनोल को किस तरह प्रिपेयर करते हैं ईथर से, तो आपने ये वाला ग्रुप लेना है, इसको HI के साथ रिएक्ट करवाना है तो हमारे पास फिनोलिक ग्रुप जो है वो ईज़िली बन जाएगा। नेक्स्ट इसका जो है इसमें हमने जीसल मेथड भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम ड्राई और वेटेड सिल्वर आयोडाइड फॉर्म में प्रेसिपिटेट भी बना सकते हैं। किस तरह बनाते हैं कि हमने एक वेटेड सैंपल लेना है, ये जिसका हमने वेट कर लिया होगा, इसको हमने हीट करवाना है HI के साथ। जैसे हम HI के साथ रिएक्ट करवाएंगे हमारे पास अल्कोहल और मिथाइल आयोडाइड बन जाएगा। ये मिथाइल आयोडाइड जो है ये अल्कोहल मतलब ये वोलाटाइल फॉर्म में होगा जो कि वोलाटाइल हो जाएगा। इस बकाया जो हमारे पास रेजिड्यू अल्कोहलिक सोल्यूशन रह जाएगा इसको हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे। जैसे हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास सिल्वर आयोडाइड बन जाएगा जो कि ईज़िली हम इसको प्रेसिपिटेट फॉर्म में और ड्राइड फॉर्म में ईज़िली बना सकते हैं, मतलब स्टोर कर सकते हैं। ओके क्लास, अब इसका ईथर का जो नेक्स्ट रिएक्शन है उसको हम ऑटो ऑक्सीडेशन कहेंगे। ऑटो ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है कि ये ख़ुद ब खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाता है, लेकिन इसका प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो होता है और ये एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्या होता है, लेकिन शर्त ये है कि हमारे पास ईथर ऐसा होना चाहिए जिसके पास अल्फ़ा कार्बन मौजूद हो। जैसे हमारे पास ईथर यानी हमारे पास ईथर वैसे तो इस तरह होता है, लेकिन अगर ईथर में इधर C और फिर CH3 हो, ये वाला अल्फ़ा कार्बन मौजूद हो, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। तो यहाँ पे ये बताया हुआ है कि हमारे पास ये अल्फ़ा कार्बन वाला ईथर मौजूद है जिसमें ये देख सकते हैं ये हमारा अल्फ़ा कार्बन है और ये हमारे पास जो है वो बीटा वाला कार्बन है। अब क्या होगा कि जैसे ही रेडिकल बस आपने एक बात याद रखनी है, किसी भी चीज़ का रिएक्शन करवाने के लिए किसी भी इनिशिएटर की हमें ज़रूरत होती है। यहाँ पर ऑटो ऑक्सीडेशन के लिए हमें सबसे पहले रेडिकल इनिशिएटर की ज़रूरत होगी। ये रेडिकल इनिशिएटर वो होता है जिसके ऊपर खुद ब खुद
खुद भी मतलब कि रेडिकल मौजूद होगा। अब क्या होगा, ये जैसे ही इस ईथर के पास आएगा तो अल्फ़ा कार्बन में से एक प्रोटॉन, अल्फ़ा कार्बन का होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अल्फ़ा कार्बन में से प्रोटॉन बहुत आसानी से निकल सकता है। अब अल्फ़ा कार्बन में से एक प्रोटॉन जो होगा उस पर होमोलाइटिक क्लीवेज होगी। यहाँ पे ये अगर आप क्लोज़ करके देखें तो ये मैंने बनाया हुआ है। अगर आप ये रिएक्शन देखें तो इसमें मैंने ये एरो इस तरीके से बनाए हुए हैं, यानी होमोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक यानी हाफ़ एरो। हाफ़ एरो का मतलब ये होता है कि एक ने अपना इलेक्ट्रॉन, जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये ना CH और यहाँ पर एक H है, तो अब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो शेयर करता है वो अपनी तरफ ले लेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन जो होगा वो अपनी तरफ शेयर कर लेगा। तो यहाँ पर होमोलाइटिक क्लीवेज होगी। तो जैसे ही ये वाला प्रोटॉन के ऊपर एक रेडिकल आएगा, ये इस R के साथ वैसे ही होमोलाइटिक जो है वो बाइंडिंग होगी और हमारे पास ये वाला कंपाउंड बन जाएगा ROCH, यानी इस कार्बन पर रेडिकल आ जाएगा और ये R इस H के साथ अटैच हो जाएगा। अब क्या होगा, यही वाला जो R ग्रुप था ये अब मतलब हमारा काम ये था कि हमारे पास ईथर के ऊपर रेडिकल का आना ज़रूरी है। जैसे ही रेडिकल आया, अब ये ऑक्सीजन के साथ फ़ौरन से ही खुद ब खुद ही रिएक्ट कर लेगा, ऑटो ऑक्सीडाइज होगा। क्या होगा कि ये कार्बन वही होमोलाइटिक ही ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा और एक ऑक्सीजन के ऊपर रेडिकल आ जाएगा। अब ये वाला ग्रुप और यहाँ से अपने ही ग्रुप के साथ ये रिएक्ट करेगा और यहाँ से एक H ग्रुप जो है वो ले लेगा। यहाँ से इस ग्रुप में ये देखिए मैंने ना क्लोज़ करके यहाँ पर बनाया हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये देखिए यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन और यहाँ से ये प्रोटॉन वाला एक इलेक्ट्रॉन अल्फ़ा कार्बन का ये अपनी तरफ अटैक करके अपनी तरफ से एक प्रोटॉन खींच लेगा और इसके ऊपर जो है वो रेडिकल आ जाएगा। अब हमने देखा था हमारे प्रोडक्ट में दो टाइप के रेडिकल आते थे, एक ये वाला कार्बन था और एक ये वाला कार्बन था। ये दोनों ही जो होंगे ये लास्ट में इन दोनों के साथ मतलब ये दोनों आपस में अटैक करेंगे, रिएक्ट करेंगे और हमारे पास जो है वो परऑक्साइड फॉर्म में ये बन जाएगा। यानी हमने देखा था कि ईथर की ऑटो ऑक्सीडेशन में हमारे पास दो प्रोडक्ट में रिएजेंट्स, दो प्रोडक्ट में कंपाउंड्स बन रहे थे। एक हमारे पास हाइड्रो परऑक्साइड बन रहा था और एक परऑक्साइड बन रहा था। ये दोनों को ही हम बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रोडक्ट जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल थे, लेकिन इसमें हमने एक चीज़ देखी थी कि ये परऑक्साइड बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रिएक्शन था और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी था, क्योंकि अगर इसमें टेम्परेचर का थोड़ा सा भी कम या ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता था तो इसमें परऑक्साइड वोलेंटली एक्सप्लोजन शो करता था, जिससे धमाका भी हो सकता है। तो इसलिए ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इसको बहुत ध्यान से करना पड़ता है। और अगर आपने किसी भी रिएक्शन में ये देखना हो कि परऑक्साइड की मौजूदगी है या नहीं, तो हम इसको पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। ये कलर को साथ ही चेंज कर देता है पर्पल से रेड में, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारे इस रिएक्शन में परऑक्साइड बन गया। यानी अगर आपका ये रिएक्शन हो रहा है और आपको नहीं पता चला कि हमारा ये रिएक्शन परऑक्साइड में बन गया या नहीं बना, तो हम इसको पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे। अगर वो पर्पल से रेड कलर शो कर रहा है तो हम कह देंगे कि 100% हमारा परऑक्साइड रिएक्शन हो गया हुआ है। थर्ड, इसका जो इथाइल मतलब ईथर के साथ जो हमारा रिएक्शन है वो हैलोजिनेशन में है। हैलोजिनेशन में हमने क्या करना है कि हमारे पास देखिए, आपने एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आपने किसी भी ईथर को किसी भी के साथ रिएक्ट करवाना है तो उसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, देन फिर वो रिएक्शन करवा सकता है। क्योंकि अल्फ़ा कार्बन जो है उसमें से प्रोटॉन को निकालना बहुत आसान है। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे भी यही बताया हुआ है कि हमारे पास ये वाले रिएक्शन में इस कार्बन के पास ये प्रोटॉन मौजूद है। जैसे ही ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो इस कार्बन में से एक H और यहाँ से एक Cl वो निकल जाएगा हमारे पास HCl के फॉर्म में, और बकाया वो क्लोरीन दूसरा इधर इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और हमारे पास क्लोरोइथाइल ईथर बन जाएगा। ये हमने ईथर के रिएक्शन किए हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाने लगी हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। क्लास कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले चैप्टर में से एम यूनस की बुक में से कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने ज़रूर करने हैं। उनमें से हैं, आप एम यूनस के पेज नंबर 370 खोलेंगे तो उसमें 5 क्वेश्चन का बी वाला जो है वो आपने करना है। ये सारे आपने किए हुए हैं। फिर 6 वाला क्वेश्चन जो है उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। देन 9 वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपने करना है।
11 का ए बी पार्ट ये भी आपने करना है, और 13 वाला क्वेश्चन जो है वो भी आपने करना है। 372 पेज पे आए, 13 के जितने पार्ट है वो आपने सारे करने हैं। फिर 15 वाला जो क्वेश्चन है वो भी आपने करना है, और 16 वाला भी करना है आपने। नेक्स्ट पेज नंबर आप आ जाए 373, इसमें आपने 23 वाला क्वेश्चन करना है, 27 आगे पेज 374 में 29, 30, 31 और 33, और जी ठीक है 33 तक आपने करना है। आगे 375 में 38 वाला क्वेश्चन है, ए बी, ये दोनों आपने करने हैं। ये सारा कुछ आपको आता है, आपने इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना। ये क्वेश्चन आपको मैंने पहले ही बता दिया था, ये आपकी बुक पे क्वेश्चन बताए हुए हैं, आपको मैंने वो बुक भी बता दी थी कि आपने सोल्व फॉर्म में वो ले लेनी है, तो आपने ये क्वेश्चन जो है वो हल कर लेनी है, इसको मतलब याद भी करना है आपने अच्छे तरीके से। ओके, नेक्स्ट अगर आगे हम जो पढ़ने लगे हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताने लगी हूँ मैं आपको। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसमें आपको पता ही होगा कार्बोक्सिलिक एसिड किसे कहते हैं, जिसमें आर ग्रुप के साथ कार्बोक्सिलिक यानी COOH ग्रुप अटैच हो तो इसको हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। अगर यहाँ पर इस जगह पर H ग्रुप अटैच होगा तो इसको हम कह देंगे फॉर्मिक एसिड यानी HCOOH, और अगर यहाँ पर जो है वो CH3 ग्रुप अटैच होगा तो इसको हम एसिटिक एसिड ग्रुप कहेंगे। अगर इसके साथ CH3 CH2 C डबल बॉन्ड COOH तो इसको प्रोपानोइक एसिड और ब्यूटानोइक यानी कार्बन के नंबर बढ़ते जाएंगे तो इसका भी जो नाम है वो चेंज होते जाएंगे। हमने देखा था कि अब इसके हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने लगे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने देखा था कि जैसे जैसे मतलब कि कार्बन के नंबर बढ़ते जा रहे थे, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो था वो भी बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे कार्बन के नंबर बढ़ते जा रहे थे, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जा रहा था। जो कम नंबर वाले मॉलिक्यूलर वेट थे यानी जिसका कार्बन का नंबर 1 से 10 तक आ रहा था, उसमें हमने देखा था वो उसकी नेचर जो थी वो ज़्यादातर वोलाटाइल फॉर्म में थे। वोलाटाइल यानी जल्दी इवेपोरेट हो जाते थे। और अगर हम और इनकी जो ऑर्डर थी, जो यानी मैं आपको बता रही हूँ जिनका कार्बन का नंबर 1 से 10 तक था वो वोलाटाइल फॉर्म में होते थे, लिक्विड ही फॉर्म में होते थे लेकिन वोलाटाइल होते थे, जल्दी इवेपोरेट हो जाते थे। सेकेंडली इसका ऑर्डर जो था, इसकी स्मेल जो थी वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग थी, शार्प थी और अनप्लेजेंट थी। लेकिन अगर हम कार्बन 10 से अबव चले जाएं यानी इसका अगर हाई अगर हम देखें नंबर कार्बन के, तो हमने देखा था कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो था एक तो वो भी ज़्यादा हो रहा था और इसकी शेप जो थी वो ज़्यादातर सॉलिड फॉर्म में हो रही थी, ये सॉलिड फॉर्म में आ रहे थे। और इनका अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर में हमने देखा था कि ये ऑर्डर ज़्यादा नहीं थे शो कर रहे। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया जो कम मॉलिक्यूलर वेट वाले थे वो वोलाटाइल ज़्यादा थे, तो वोलाटाइल होने की वजह से उसकी खुशबू जो थी, उसकी स्मेल जो थी वो ज़्यादा आ रही थी। लेकिन अगर हम हाई मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो वोलाटाइल वो कम है, इसलिए इसकी खुशबू यानी इसकी स्मेल जो थी वो कम आ रही थी हमें। नेक्स्ट अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रेंथ देखें, इसको अगर हम अल्कोहल के साथ देखें तो हमने देखा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो था वो ज़्यादा बिल्कुल अल्कोहल की तरह, जैसे हमने अभी ईथर का पढ़ा ना, ईथर तो बिल्कुल भी किसी के साथ रिएक्ट नहीं था करा, लाइक अपने साथ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं था बना रहा, लेकिन वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा था ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर ऑन ऑक्सीजन। लेकिन अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो हमने देखा था कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा था। क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में पहली रीज़न तो ये कि ये अपने ही कंपाउंड के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बना रहा था, यानी ये बिल्कुल अल्कोहल की तरह इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बना रहा था, इसलिए ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा था। स्ट्रॉन्ग दूसरा इसलिए बन रहा था क्योंकि इसके पास 2 ऑक्सीजन मौजूद हैं, 2 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप मौजूद हैं, इसलिए ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा था एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल। सेकेंडली हमने ये चीज़ देखी थी कि ये मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो था ये अपने ही स्ट्रक्चर के साथ इजीली फॉर्म में डाइमर स्ट्रक्चर बना रहा था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा था, बिल्कुल
मतलब कि अपने ही स्ट्रक्चर के साथ, ये देखें ना, जैसे ये है हमारे पास CH3 COOH और यहाँ पे भी हमारे पास CH3, और ये जो स्ट्रक्चर बना रहा था वो हमारे पास डाइमर, साइक्लिक डाइमर फॉर्म में बना था, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट था वो बहुत ज़्यादा क्लोज था। अगर हम इसी स्ट्रक्चर को हेक्साइल साइक्लोहेक्सेन डाइमेथाइल साइक्लोहेक्सेन ग्रुप के साथ देख रहे थे, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट था वो सेम टू सेम इसी से मैच कर रहा था। अच्छा क्लास, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि वाई कार्बोक्सिलिक एसिड मोर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग देन अल्कोहल, यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है, तो आपने यहाँ पे ये बता देना है क्यों, क्योंकि इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बोनाइल ग्रुप भी मौजूद था, इसलिए ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रुप मतलब कि बन रहा था, मतलब कि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा था एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल। और ये कौन सी शेप बना रहा था, अपने ही स्ट्रक्चर के साथ साइक्लिक डाइमर शेप जो था वो बना रहा था। आगे नेक्स्ट, अगर हम इसमें नेक्स्ट पैराग्राफ में ये बताया हुआ है कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो हमने देखा था कि वो कार्बन जिसके मतलब के नंबर्स जो थे, कार्बन नंबर इवन नंबर में आ रहे थे, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा आ रहा था, और वो जिसके कार्बन के नंबर ऑड नंबर में आ रहे थे उसमें जो था वो मतलब के मेल्टिंग पॉइंट कम आ रहा था। और इसमें दो तरह की जो थी वो फोर्सेस आ रही थी, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही थी और वैन डर वाल्स फोर्सेस आ रही थी। इन फोर्सेस की वजह से इनके जो मेल्टिंग पॉइंट जो था उसमें डिफरेंस आ रहा था। आगे जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें ये बताया हुआ है कि हमने देखा था, ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ मोर देन दी अल्कोहल का। हमने देखा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट जो था वो ज़्यादा आ रहा था अल्कोहल से। अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो था वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था अल्कोहल थे, रीज़न थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेम टू सेम इधर भी यही सेम रीज़न है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो था वो ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट में भी स्ट्रॉन्ग इसलिए आ रहा था क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरह की बन रही थी। दो तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की वजह से एक तो ये डाइमर शेप बना रहा था, और डाइमर को ब्रेक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल, इसलिए यहाँ पे जो थी वो उसकी बॉइलिंग पॉइंट जो थी वो ज़्यादा हो रही थी अल्कोहल से। जैसे यहाँ पे ये बताया हुआ है कि हमारे पास प्रोपन एसिड है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 141 आता है, और अगर हम सेम नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के यहाँ पे लिखा हुआ है अल्कोहल की अगर हम बात करें तो इसका 118 आ रहा था, तो देखें सबसे ज़्यादा इसका आ रहा 141, इसलिए ये रीज़न है कि ये जो था वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल। और अगर हम इसकी सोल्यूबिलिटी की बात करें तो हमने देखा था कि इसकी सोल्यूबिलिटी बिल्कुल अल्कोहल से मैच कर रही थी। जो 4 मेंबर कार्बन के थे वो जल्दी से वाटर में सोल्यूबल हो रहे थे, लेकिन 5 नंबर ऑफ कार्बन थोड़ा सा मतलब कि मुश्किल हो रही थी, पार्शली बहुत मुश्किल से, मतलब कि इतनी आसानी से नहीं लेकिन थोड़ा मुश्किल हो रही थी, उसको पार्शली डिज़ोल्व हो रहा था। और अगर जैसे जैसे चेन लेंथ इंक्रीज़ होती जा रही थी तो इसकी सोल्यूबिलिटी जो थी वो डिक्रीज़ होती जा रही थी। आगे यहाँ ये बताया हुआ कि अगर हम 10 नंबर ऑफ़ कार्बन की बात करें तो वो बिल्कुल ही इनसोल्यूबल है, यानी लो नंबर ऑफ़ कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं वो वाटर के अंदर इजीली सोल्यूबल हो जाते हैं, लेकिन हाई नंबर वाले नहीं होते। जैसे यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बना दिया हुआ है कि हमारे पास RCOOH और ये वाटर के साथ किस तरह से इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड एरोमेटिक की बात करें तो एरोमेटिक वाले भी वाटर के अंदर इनसोल्यूबल हैं, बिल्कुल कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो इतने इजीली सोल्यूबल नहीं होते हैं। और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो सोल्यूबल होते हैं लेस पोलर सॉल्वेंट में, लाइक अल्कोहल, ईथर और बेंजीन। आज मैंने आपको इतना लेसन दिया है। नेक्स्ट जो हमारा कल का लेसन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज मैंने आपको इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाया, जस्ट मैंने आपको ईथर के समझ लें कि रिएक्शन पढ़ाए हैं, बकाया मैंने आपको फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ एक्स्ट्रा पढ़ा दिया है। आपने कोशिश ये करनी है कि आपके जो बुक के बैक साइड वाले क्वेश्चन है तकरीबन आपको सब कुछ आता है, जस्ट ये है कि आपको क्वेश्चन का, मैं सिर्फ ये चाह रही हूँ कि आपके क्वेश्चन का समझ आ जाए कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। बिल्कुल सीधे सीधे नहीं आते, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपने इस चीज़ से भी प्रिपेयर होकर जाना है। तो आपने ये जो बुक के पीछे मैंने आपको क्वेश्चन बताया उसको भी एक दफ़ा देख लीजिएगा।